हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय भी कर रहे हैं और आ चुके हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट के मेरे साथ। और अंतिम प्रहार की ये सीरीज चल रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। 2 आउट ऑफ 12 का अपना टॉपिक चल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है ना, ये पार्ट बी में मिलने वाला क्वेश्चन है ना। कभी कभी तो पार्ट ए के अंदर भी दे देते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान, अब ये पहले अपन को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले दोस्तों ये समझना होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान क्या होता है। ये समझने से पहले भी मेरे को एक चीज समझनी होगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग कहते किसे है, एफपी होता क्या है, तभी तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है व्यापक। अब मैं उसको कैसे लिखूंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये है, आज मान लेते हैं मेरी इनकम जो है 60,000 है और मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो 45,000 है। 15,000 में सेव कर रहा हूं, ठीक है। मेरी जो एज है वो 31 है, ठीक है। सारे भ्रामक हैं, किसी भी बात पे चिंता न समझें, ठीक है ना। इनकम वगैरह सब भ्रामक एकदम मन से बने हुए। मिस्टर पिंटू के मान लेते हैं, कहाँ दिक्कत है हमको, ठीक है। मिस्टर पिंटू जी की एज क्या है, 31 है, 60,000 कमाते हैं, 45 खर्च कर देते हैं, 15,000 बचा लेते हैं। अब एक टाइम पीरियड आएगा, कितने टाइम के बाद, 60 साल के बाद, जब ये रिटायर्ड होंगे, रिटायर्ड एज आएगी ना, तो रिटायर्ड एज से पहले 60 साल, तब बीच में कोई इनके बड़े खर्चे आएंगे, जैसे बच्चों की शादी करानी होगी, एक मकान लेना होगा, कार लेनी होगी, ठीक है। कुछ बैंक में इमरजेंसी के लिए फंड रखना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस करना होगा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हो, ठीक है। ये उनके बड़े खर्चे आने वाले। तो 15,000 रुपये बचा रहे हैं और फ्यूचर में जो इनके गोल्स हैं कि 15,000 रुपये बचा रहे हैं, लेकिन जो हर 10 साल 5 साल बाद खर्चा आने वाला है वो 10 लाख का आने वाला है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं। 10 साल बच्चों की शिक्षा के ऊपर, 10 साल 10 लाख रुपए मकान के लिए, ठीक है। 10 लाख रुपए मकान के लिए और 10 लाख रुपए फिर गुड़िया की शादी हुई तब इनको चाहिएंगे। और उसके बाद ये 60 साल की उम्र के बाद इनको खुद के लिए भी कुछ सेविंग चाहिए होगी। ये सेविंग कितनी, अपन एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देते हैं, मान लेते हैं 50 लाख रुपए। इतना पैसा तो एक नॉर्मल आदमी को पूरे जीवन में चाहिए। अब ये 15,000 रुपये हर महीने का कमा रहा है, तो साल भर का कितना बचेगा, जल्दी से बोलो। 10 महीने का तो मात्र 1.5 लाख रुपए, अपन 2 महीने का एवरेज छोड़ देते हैं, ठीक है। 30,000 रुपये, 1,80,000 आएगा। चलो 1,80,000 एग्जैक्ट फिगर ही ले लेते हैं। 1,80,000 रुपये ये साल भर के बचा रहे हैं। 10 साल तक बचाएंगे तब जाके 18 लाख रुपए कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो अगर ये इनकी सेविंग चलती रही, यही इनकम चलती रही, इसके साथ इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो रहता है हमारी लाइफ का, वो रहता है इन्फ्लेशन। यानी अभी महंगाई, अभी जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, मान लेते हैं कि जो पेट्रोल है वो अभी 100-110 रुपये चल रहा है, लेकिन 5 साल बाद ये 100-110 रहने वाला नहीं, ये बढ़ने वाला है, ये 200 रुपये हो जाएगा, है ना। ये मानना ही पड़ेगा, भले किसी की भी गवर्नमेंट रहे, वो 200 रुपये हो जाएगा। 5-10 साल बाद हो सकता है वो 300-400 रुपये भी पहुंच जाए। तो एक्सपेंसेस बढ़ने वाले, महंगाई बढ़ने वाली। जो अभी अपन को पिज्जा बर्गर मिल रहे हैं 250-300 के, हो सकता है 1,000 रुपये पहुंच जाए। तो उसके पैरेलल मेरी इनकम ग्रोथ नहीं हो पा रही, उसके पैरेलल मेरी सेविंग नहीं हो पा रही। ये सारी मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जितना मेरे को फंडिंग की रिक्वायरमेंट है विद द डिफरेंट एज ग्रुप, यानी रिटायरमेंट के टाइम पे, मिड टाइम में कोई घर लेना हो, कोई एसेट्स एलोकेशन करनी हो, बच्चों की शादियां करानी हो, जो भी है, खुद की शादी करनी हो, जो भी है, एन नंबर्स ऑफ द थिंग, ठीक है, उसके पैसा चाहिए। और ये सारा सोचना चाहिए। अगर तो ये 2 मिनट कोई MBA वाला बच्चा सोचे कि मेरे को 10 साल 30 साल के अंदर ये अचीव करना है, और मेरी एज अभी, आपकी एज 20-25 होगी, है ना, 20-25 होगी, और इसके अंदर फिर आप सोचो कि मेरे को कितने साल हैं अपने पास, 40-60 ईयर्स तक वर्किंग रहता है बॉडी, तो 35 ईयर्स आपके पास अप्रोक्सीमेटली, 45 ईयर्स अपन मान के चलते हैं, 45 साल आपके पास है, ठीक है।
40 साल भी नहीं मानते, 35 साल एग्जैक्ट है, 35 ईयर्स अपने पास एग्जैक्ट है। 35 साल के अंदर आपको 1.25 करोड़ की व्यवस्था करनी है, तो कितना मुश्किल टास्क लगता है और कितना डिफिकल्ट बात होती है एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय बच्चे के लिए जो केवल 10-20 हज़ार की नौकरी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहा है। देखो बात दिल को छूने वाली है, लेकिन ख्वाब देखना एक अलग बात है और हकीकत में दो बच्चों के साथ जुड़ के उनकी बात करना। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको MBA की फीस भरने में दिक्कत आती होगी, वो जॉब कर रहे हैं, जॉब उनको 15-20 हज़ार की मिल रही है, मार्केट में जॉब के क्राइसिस लगे हुए हैं, शार्क टैंक देख के बिजनेस का आइडिया आ जाता है, लेकिन वैसा मार्केट में लगता है फिर फेल्ड हो जाता है। ये रियल बच्चों के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। 90% स्टार्टअप्स आर फेल्ड इन इंडिया, 90%, यानी 10 में से 9 स्टार्टअप होते हैं वो फेल्ड हो जाते हैं। केवल 5-7 ही स्टार्टअप होते हैं 10 में से जो अच्छे सक्सेसफुल स्टोरीज जिनके ऊपर बन सकती, बाकी कोई स्टार्टअप ऐसा नहीं बन पाता। तो 1.25 करोड़ की व्यवस्था कैसे करें, और ये सबको चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहा हूं, अगर थोड़े से लेविश चले गए तो कोई उसका ठिकाना नहीं है कि कितने 3 करोड़ 4 करोड़, तो मैं तो बिल्कुल सामान्य जुड़ी हुई बात। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आपको SIP करनी हो सकती है, इसके लिए आपको आपकी सेविंग को एसेट्स अलोकेशन करना होगा, इसके लिए आपको कोई स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के अंदर नॉलेज आना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। इसके हो सकता है कि आपको कोई एसेट्स खरीदी, कोई लैंड खरीदा जिससे आपकी रेगुलर इनकम जनरेट होने लग जाए तो एक सपोर्टिंग बढ़े, या अपने अंदर अपन स्किल डेवलपमेंट करके हायर पैकेज पे जा सके। स्किल डेवलपमेंट इज द इजीएस्ट थिंग, मैं आपको इन सब में बता रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट करना है, यानी खुद की स्किल डेवलप करके आपको अमीर बनना है, बहुत अच्छी बात है और आसान बात ही है। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी जिस दिन, उस दिन पैसा आपके पास आ जाएगा। तो ये सारी बातें कहलाती क्या है, यही कहलाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। यहां तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब बुकिश क्या कह रहा है, बुक कह रही है फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू मीट वंस लाइफ गोल। अभी हमारे लाइफ के गोल हैं। Plan says act you through the life's journey. Essentially it helps you to control your income and expenses. इसके अंदर हम दोनों चीजें कंट्रोल करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। मतलब कि इससे बिलों में काम नहीं कर सकता और इतने से ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी मिनिमम मुझे इनकम चाहिए। क्यों चाहिए? एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने के लिए, अपने फ्यूचर में इंक्रीज करती है हमारी सेविंग को। अटेन पीस ऑफ माइंड, अगर याद रखना जेब में हो पैसा तभी दोस्त कहेगा कैसा है। तो एक तो शांति होती है मन के अंदर, हाँ 5-10 लाख रुपए पड़ा है, जीवन में कभी कोई दिक्कत आई तो हम उसमें से निकाल के तुरंत यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक शांति बहुत बड़ी चीज होती है और अपन इमरजेंसीज के लिए तैयार होते हैं और इसी से माइंड को शांति भी मिलती है। बेसिक रीजन है ना ये फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी तो हो जिसके अंदर इमरजेंसी के लिए भी फंड हो, जिसके अंदर हमारी लाइफस्टाइल के लिए भी फंड हो, और वो फंड टैक्स से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टैक्स कमाया, क्या बिटकॉइन से पैसा कमाया 30% तो गवर्नमेंट ही ले लेती है। ठीक है, 1 लाख रुपए कमाए 30,000 तो गवर्नमेंट ही ले लेगी। मेरे हाथ में 70,000 आया और जिसमें रिस्क पूरी मेरी थी 100%, है ना, तो गवर्नमेंट और टैक्स भी बढ़ा सकती है। तो ये वाली कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन से पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा पॉइंट है? पहला टैक्स प्लानिंग, यानी जब भी हम फाइनेंशियल प्लान करेंगे हमको टैक्स की भी प्लानिंग करनी है कि जो इंक्रीमेंटल स्लैब रेट है हमारे, कभी भी हम टैक्स बिलो करें, टैक्स अवॉइडेंस करें और अपने इस पैसे को LIC, म्यूचुअल फंड, टैक्स से भी अकाउंट में रखें जिससे हमको कम टैक्स देना पड़े, है ना। रीचिंग योर गोल्स, आपके गोल रीच होने चाहिए। कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग ये नहीं करती कि आपके एक्सपेंसेस कम करो। जीवन में मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं कहता कि अपने खर्चे कम करूं, मैं ये कहता हूं कि अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर जोड़ दो। ठीक है, आपके पास एसेट्स अलोकेशन भी होना चाहिए, आपके पास खुद के पास संपत्ति भी होनी चाहिए। किराए के मकान में आज रहना फायदेमंद है, आप पैसा बचा सकते हो। अर्थशास्त्र के अनुसार किराए के मकान में रहना काफी फायदेमंद है। मैं एग्री हूं इस बात से कि इकोनॉमिक्स कहते हैं कि सर किराए के मकान में रहो, वो रहना काफी फायदेमंद है खुद के पैसे बचा के कहीं और इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन जो पीस ऑफ माइंड खुद के मकान में मिलता है वो कहीं नहीं। तो एक एसेट्स भी होनी चाहिए। और क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके लॉन्ग टर्म गोल को। ठीक है, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिस्क टेकिंग नहीं होना चाहिए। आपका अगर रिस्क टेकर है तो रिस्क होना चाहिए और करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को भी मीट करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो आपका फाइनेंशियल प्लान है वो आपके ऊपर ही बर्डन बन जाए। जैसे मैंने कितने दोस्तों को देखा, उन्होंने 15,000 20,000 की SIP करा दी, इनकम की 60%, उन्होंने कहा कि अपन इनकम की 60% SIP करा दी। जब उन्होंने ये अप्रोच करी तो शुरुआत में अच्छा रहा, लेकिन जब कोरोना का टाइम आया तो SIP पे गवर्नमेंट जो है, बैंक जो है, वो उसका फाइन चार्ज करती है अगर SIP स्किप हो जाती है तो। एंजल ग्रो ये नहीं चार्ज करते लेकिन बैंक चार्ज करती है।
3 SIP 4 SIP और 1 SIP का फाइन अराउंड 700 है, तो 2800 उनको फाइन के लग जाते थे अगर SIP स्किप हो जाती थी। तो दैट इज द अदर थिंग कि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान हो वो ऐसा हो कि आपकी करंट सिचुएशन को मीट कर सके और जो भी आपको फ्यूचर में डिमांड है और जो करंट आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो फ्यूचर में भी मेंटेन हो, यही आपका कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। ठीक है, टैक्स से भी हो, फ्यूचर नीड सेटिस्फाई करता हो, करंट सिचुएशन पे बर्डन ना आता हो, यही 3-4 पॉइंट अपन को याद रखने। अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल ब्लड रिपोर्ट। ऑलरेडी डिटेल वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है क्या। किसी भी कंपनी की लोन की अगर मैं कैपेसिटी चेक करता हूं, किसकी कैपेसिटी, लोन की, रेशियो एनालिसिस में हमने चेक किया है कि लोन की कैपेसिटी कितनी है कि ये मेरे को चुका पाएगी, रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब मैं किसी कंपनी की चेक कर रहा हूं तो इसको बोलेंगे फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। अगर मैं किसी इंडिविजुअल की चेक करता हूं तो हम उसको सिबिल स्कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं सिबिल स्कोर। आप सबको पता है कि क्या है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पुअर होगा, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। मतलब कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तब कोई भी बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा देती है विद मिनिमम इंटरेस्ट रेट, जो उनकी मिनिमम इंटरेस्ट रेट चल रही होती है। जैसे जैसे आपका ग्राफ इधर जाता है बैंकों की इंटरेस्ट रेट का ग्राफ भी ऊपर जाता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन रिपोर्ट ही क्या कहलाती है, अपनी फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कहलाती है। सिबिल स्कोर 3 डिजिट का नंबर होता है, ये बेसिकली आउट ऑफ 100 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 900 नंबर दिए जाते हैं और ये स्कोर है जो 750 से 900 के बीच में वो एक्सीलेंट है, 300 to 550 पुअर है, 550 to 600 थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं इसको, माफी चाहूंगा, हाँ 550 to 600 क्या है, एवरेज है, और 650 to 750 आपका गुड एवरेज है, मतलब गुड है। सबसे ज्यादा तो 750 के ऊपर ही आपको कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम क्रेडिटेबिलिटी चेक करते हैं कि बंदा रीपेमेंट कर सकता है, कंपनी रीपेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान क्लियर हो गया होगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और अपने सारे टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।